हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक सीएससी। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आज हम अपने यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इसमें हम देखेंगे कि 17 ईयर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के 70 वर्ष हो चुके हैं, इससे ऊपर हो रहे हैं। तो इनको लेकर के आज जो है डिस्कशन करेंगे कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो बेसिक इसके प्रिंसिपल हैं उसको हम जानेंगे और इसके अलावा डेमोक्रेसी की जो है संकल्पनाएं कब कब आई, इन सब को लेकर जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। बहुत सारे जो है कई स्टूडेंट्स इस समय लॉकडाउन में अपने घर चले गए और वो घर पे रह के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सबमिट करने में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने मुझे जो है इसके रिलेटेड मैसेज किया था और कुछ ने मेल्स किया था। तो मैंने देखा कि प्ले स्टोर पे एक जो है ये एप्लीकेशन है फॉर्म सेवा के नाम से, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको जो है आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है। कोई भी आपको फॉर्म भरवाना हो यहाँ पे यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पुलिस, जितने भी फॉर्म आते हैं, इसके अलावा इवन यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म हैं उनको भी भरवाना हो तो आप यहाँ पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और यहाँ पर आप मात्र 20 रुपये में अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट फीस है वो आपको अलग से देना होगा, बाकी सिर्फ आपको 20 रुपये देना होगा और जो भी आपके डिटेल वगैरह है वो आपके व्हाट्सअप नंबर वगैरह पे शेयर कर दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ये, जो है मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और इससे रिलेटेड हम जो है डिटेल से पूरी चीज़ जानेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी and positivity of democracy, negativity of democracy, in which stage of Indian democracy, overall challenge of democracy, specifically Indian democracy, and conclusion and way forward। इन सब पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इसका कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, तो लोकतंत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक के एक डेमोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है साधारण, जनसाधारण। कई बार यही जो है हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र में जो डेमोस शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी। फ्रांस शब्द से, फ्रांसीसी शब्द है या फिर ग्रीक शब्द है या फिर कोई अन्य शब्द को जो है पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा कृषि का अर्थ होता है शासन से। प्राचीन यूनानी जो है एक दार्शनिक थे, चिंतक थे, वलियान, इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र वह होगा जो जनता का हो, जनता के लिए हो, यानी कि जो कुछ हो उसमें जनता का ही मेन रोल होगा। और आगे चल के जो है अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए, इन्होंने लोकतंत्र को बारे में बताते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यानी कि इसमें जनता ही सब कुछ है, इसमें कोई डिक्टेटरशिप जैसी व्यवस्था नहीं है। वैसे लोकतंत्र की अगर हम शुरुआत देखें एक उदाहरणात्मक, तो शुरुआत इसकी 1215 में मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकारों की पूरी एक श्रृंखला जारी हुई थी। मैग्ना कार्टा का होता है मानव अधिकारों से जो एक श्रृंखला, इंग्लैंड के एक राजा ने इसको जारी किया था। बाद में इसकी जो स्पेशली शुरुआत का दौर देखा गया वो 16वीं सदी में देखा गया, जब उस समय जो है पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने अनेक परिवर्तनों को पूरे जन्म दिया। उस समय कई क्रांतियां हो रही थीं और उन क्रांतियों से जो है बहुत परिवर्तन आए और इसी दौरान नेचुरल राइट्स एंड फिर सिटीजन राइट या जो सिविल राइट्स थे, इन सब की उत्पत्ति हुई। और स्पेशली इसकी शुरुआत का मेन स्टेज 18वीं सदी में शुरू हुआ, जब अमेरिका की स्वतंत्रता हुई। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ 1776 में, इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति की जब शुरुआत हुई तो इसे आधुनिक लोकतंत्र के विकास का पहला चरण दिया गया। और जो फ्रांसीसी क्रांति के बेसिक प्रिंसिपल थे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, इन्होंने इस लोकतांत्रिक विचार को काफ़ी मजबूत किया और इसके विस्तारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 19वीं सदी में मार्क्स ने जो है समाजवादी लोकतंत्र का विचार दिया। मार्क्स एक विचारक थे, इन्होंने जो समाजवादी लोकतंत्र का विचार दिया। और लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। और लोकतांत्रिक विचार जो है 20वीं सदी में इसमें कल्याणकारी राज्य को जोड़ा गया, साथ ही सबको मताधिकार का अधिकार दिया गया। यानी कि लोकतंत्र के मायने बदले, लोकतांत्रिक व्यवस्था के मायने बदले कि इसमें सिर्फ स्वतंत्रता, समानता या फिर शासन चलाने का अधिकार ही ना हो, बल्कि व्यक्ति को कल्याणकारी, व्यक्ति के विकास के लिए राज्य जो है कुछ कार्य करे और राज्य को कल्याणकारी बनाए। और लोकतंत्र के दो मॉडल देखते हैं हम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें जनता की भागीदारी होती है। कोई बड़े निर्णय अगर लेने हैं सरकार को तो वोटिंग कराती है और इसी आधार पर जो है सरकार निर्णय लेती है। ऐसा जो है स्विट्जरलैंड वगैरह देशों में देखा जा सकता है फ्रेंड्स। लेकिन ये छोटे ही कंट्रीज में संभव है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप सोचें कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की संकल्पना हो तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम उनका कैसे जो है मतदान वगैरह बार बार करा सकते हैं। और इसके अलावा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भारत आता है, तो इसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जनता के द्वारा जो है अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जो राज्य की विधानसभाओं और फिर
फिर देश के संसद में जाकर के जो है अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे इच्छाओं के अनुरूप वो जो है अपने हमारी इच्छाओं के अनुरूप कानून का निर्माण करते हैं और शासन व्यवस्था चलाते हैं। एंड पॉजिटिविटी ऑफ डेमोक्रेसी, इसके पॉइंट्स हम अगर देखें तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों शासन पद्धति से काफ़ी बेहतर है। यह शासन को अधिक जवाबदेही वाला रूप है। लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि जो है अब तक जो शासन प्रणालियां आई पूरे इस दुनिया में, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही सबसे ज़्यादा जो है बेहतर माना गया, क्योंकि इसमें सबकी अकाउंटेबिलिटी तय है। इसमें कोई अगर मान लीजिए मिनिस्टर है और उनके द्वारा कोई ल्यूफॉल्स हो गया तो उनको अपनी जवाबदेही माननी पड़ती है, उनको उनके यहाँ तक कि उनको पद से हटाया भी जाता है, या चाहे कोई अधिकारी है अगर उसके द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है तो उनकी जवाबदेही तय होती है। और लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, यानी कि जब कोई सरकार चुनी जाती है तो उसको विश्वास होता है कि हमको जनता ने चुना है, तो मजबूती से जो है निर्णय लेती है। और लोकतंत्र में मतभेदों एवं टकरावों को संभालने का भी तरीका है। इसका अगर आप एग्जाम्पल बेस्ट देखना चाहें तो हमारे जो है सरकार और विपक्ष के बीच देख सकते हैं कि जब देश की संसद में उनको किसी विधेयक को लेकर के दोनों दलों के बीच में असहमतियां होती हैं तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जहां पर वो बैठ करके अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। और लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि नागरिक अधिकार को या फिर नागरिक सम्मान को काफ़ी जो है रिस्पेक्ट मिलती है। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 में आप देख सकते हैं। 14 में समानता का अधिकार है, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। और लोकतंत्र में गलती सुधारने का भी अवसर मिलता है, यानी मान लीजिए अभी जो है कोई सरकार चुनकर कोई जो है सरकार चुन के सरकार चला रही है, शासन व्यवस्था चला रही है, और अगर वो जनता के अनुरूप कोई निर्णय नहीं ले रही है तो निश्चित तौर पे वो अगले चुनाव में नहीं आएगी। और इसके अलावा बीच में ही उसको काफ़ी जो है सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उसको जो उसके ऊपर जनता का दबाव रहता है, एक प्रेशर रहता है, तो इसलिए उनके निर्णय जनता के ही जो है समर्थन में रहते हैं। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन देशों में संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी, क्योंकि संविधान लोगों और सरकार के बीच अधिकार एवं सीमा तय करता है। हमारे संविधान में आप देख लीजिए, संविधान का भाग 3 है, उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, और इसके अलावा भाग 4 में ही जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, इसको लेकर के डिस्कशन किया गया है। तो कुल मिला के कि दोनों की सीमाएं तय की गई हैं जिससे कि कोई हमारे और सरकार के बीच में संघर्ष की स्थिति ना हो। अगर हम निगेटिव पॉइंट्स देखें डेमोक्रेसी के बारे में तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता आती है। यानी कि आप देखिए साम्यवादी शासन वगैरह में चीन में देख लीजिए या फिर अन्य किसी कंट्रीज में देख लीजिए, उत्तर कोरिया को देख लीजिए, वहाँ पे एक ही शासन है, वो एक ही जो है शासन है और एक ही शासक है, यानी कि उन्हीं के द्वारा जैसे वो शासन व्यवस्था चलाते हैं। इससे क्या होता है, स्थिरता तो आती है लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना नहीं हो पाती। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आज चुनाव हुए, फिर किसी अन्य राज्य में चुनाव होते हैं, फिर 5 साल ऐसे इतना जल्दी बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता कब चुनाव हुआ था और फिर कब दूसरा चुनाव हो रहा है। और लोकतांत्रिक देशों में आज सिर्फ चुनाव का मतलब क्या हो गया है कि राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई और सत्ता का खेल है सरकार बनाने के लिए, यहाँ पर नैतिकता की कोई जगह नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसलों में देरी होती है। आप इसका एग्जाम्पल अपने पार्लियामेंट को ही ले लीजिए कि वहाँ पे जो भी कोई विधेयक बनाना होता है कितना लंबा समय लग जाता है। आप जीएसटी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि 15 वर्ष से ऊपर तक लग गए जीएसटी को लागू करने के लिए, जबकि देश के कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक बहुत जो है महत्वपूर्ण कानून था। और इसके अलावा जो चुने हुए नेता होते हैं उनको वास्तविक स्थिति का पता नहीं होता, इसके कारण फैसले के क्रियान्वयन में भी नहीं हो पाता। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति था और अगर वो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा और वहां से सांसद हो गया तो उसको महाराष्ट्र के जिस वो कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीता है उसको वहां के लोकल इशूज के बारे में क्या जानकारी होगी, वहाँ के उस जनभावनाओं को कैसे समझ पाएगा, इवन उनकी लैंग्वेज भी वहाँ से नहीं मिलेगी। तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अब जो है शासन व्यवस्था में जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कानून है। और इसके अलावा लोकतंत्र में चुनावी जो है लड़ाई होती है वो काफ़ी खर्चीला होता है, जिससे भ्रष्टाचार होता है। आप देखिए हमारे यहाँ अक्सर जो है निर्वाचन आयोग विभिन्न जो है दलों पर या विभिन्न जो प्रत्याशी होते हैं उन पर नज़र रखता है चुनाव के दौरान, क्योंकि उनके द्वारा बड़ी मात्रा में धन
धन खर्च किया जाता है, और इसके अलावा सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके हित में क्या है या अहित में क्या है, इसलिए उनके जो है निर्णय जो होते हैं वो भावनात्मक ज़्यादा होते हैं। अभी आप देख लीजिए कि लास्ट ईयर जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस समय जनता के मन में क्या आ गया, नेशनलिज्म, हमारे ऊपर बिल्कुल जो है राष्ट्रवाद का एक वो आ गया। हमारे इस तरीके से कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी जनभावनाएं उस समय बदल जाती हैं। अगर देश में कोई ऐसी जो है घटना हो गई है तो उस समय हमारे जो है देखने का नज़रिया जो है वो बदल जाता है, और फिर हम वोटिंग जो अपना है वो उसी दल को देते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के प्रतिनिधित्व कर रही है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी विपक्षी दलों द्वारा हाल के वर्षों में आप देखिए किस तरीके से आरोप लगाया जाता है। अगर किसी राज्य में जिस पार्टी की सरकार का शासन है वही फिर बन गई तो लोग कहते हैं कि जो है आपने जो है मतदान के दौरान आपने ईवीएम वगैरह में गड़बड़ी की है, और अगर नहीं बनी तब तो नहीं आरोप लगाते हैं। तो कुल मिला के वो आरोप ऐसा सरकारों के ऊपर भी लगाते हैं कि आप मतदान प्रक्रिया को भी हस्तक्षेप करते हैं। और लोकतांत्रिक सरकारें सदैव जो है नागरिक अधिकारों का सम्मान नहीं करती। यानी कि आप देखिए कि अभी जैसे लॉकडाउन का ही ये पीरियड था तो इस दौरान पुलिस प्रशासन ने नागरिक के साथ किस तरीके से उनके अधिकारों का वायलेशन किया। और अगर हम देखें कि इन व्हिच स्टेज इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय जो है अभी भारत अभी किस स्टेज पे है, तो विचारकों की जो एक पूरी विचारकों की दुनिया है उनका ये कहना है कि भारत में अभी जो लोकतंत्र है वो प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि जो निगेटिव थोड़ा सा हम इसके पॉइंट देख रहे हैं, तो इसमें इसके अलावा उनको वो ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता समानता के बेसिक सिद्धांत हैं वो हमारे यहाँ जनता को नहीं मिले हुए, बल्कि सिर्फ ये संविधान में ही लिखा गया है, यानी कि वास्तविक रूप में नहीं है। और ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे सिविल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं। इसके अलावा जनता सरकार जो है जन दबाव में आरक्षण देती है जिससे लोगों में प्रतिरोध होता है। देखिए आरक्षण की जो संकल्पना थी, रिजर्वेशन, वो इसलिए लाया गया था कि समाज में जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। लेकिन आज क्या हो गया कि एक ही राज्य में अगर देखिए बहुसंख्यक कोई जनता है तो उनका ये मानना है कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक का तर्क है कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारा राज्य की सेवाओं में जो है निश्चित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हमें जो है आरक्षण मिलना चाहिए। आप देख लीजिए हरियाणा में किस तरीके से गुर्जरों ने जो है आरक्षण के लिए आंदोलन किया, गुजरात में देख लीजिए पटेलों ने किस तरीके से आंदोलन किया। और इसके अलावा नागरिक अधिकारों का जो सरकारें क्या होती हैं कि शोषण करती हैं हमारे यहाँ। आप देखिए कि विभिन्न सरकारों के द्वारा जो है अगर राजनीतिक रूप से या फिर अन्य भी रूपों से आपको देखने को मिलता है कि सरकार जो होती हैं वो हमारे अधिकारों का शोषण करती हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं वो हमेशा आरोप लगाते हैं कि हमारे हितों की उपेक्षा होती है, यानी कि उनके हितों को ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि अगर हम पॉजिटिव पॉइंट में बात करें तो भारत दुनिया का एक इकलौता देश है जहाँ 70 वर्षों में ही लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत हुआ है। फ्रेंड्स ये अपने आप में यूनिक मॉडल है, क्योंकि जब हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 1950 के दशक में, तो उस समय जब विभिन्न सरकारों ने, इवन कई बड़े कंट्रीज ने हमारी जो है आलोचना की और हमारा मजाक उड़ाया कि भारत में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं सफल होगा। लेकिन आज भारत में लोकतंत्र न सिर्फ सफल हुआ बल्कि अपने जो है महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति भी किया, और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इसके अलावा हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, और उसके विभिन्न निर्णय, विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय आप देख लीजिए, चाहे वो केशवानंद भारती वाद हों या फिर मेनका गांधी केस हों, इन सब के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों की रक्षा ही की। और हाल ही में आप देखिए 2018 में जब केएस पुट्टास्वामी वाद के द्वारा निजता के अधिकार को मान्यता दी गई, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, जबकि इसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही माना था कि राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार या फिर मौलिक अधिकार नहीं है। और इसके अलावा उदारीकरण के बाद जब लोगों में जागरूकता बढ़ी तो इससे भी नागरिक अधिकार को लेकर के लोग सतर्क हुए, क्योंकि ये सूचना क्रांति और इंटरनेट का दौर आया तो एक दूसरे के बीच में जब कनेक्टिविटी बनी, एक पूरा ग्लोबल विलेज की जो संकल्पना आई, तो इससे लोगों के में जो है काफ़ी संपर्क बढ़ा। अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। तो देखिए चाइना का वर्तमान में प्रमुख शक्ति के रूप में उदय होना लोकतांत्रिक मूल्यों के समझ बड़ी चुनौती है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है और वो 2050 तक उनका लक्ष्य है कि वो विश्व की प्रमुख शक्ति बनेंगे। तो ऐसे में लोकतंत्र के समझ ही चुनौती कि अगर लोकतांत्रिक मॉडल बेहतर था तो फिर चाइना में साम्यवादी शासन के होते हुए आगे कैसे निकला, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति के स्वतंत्रता समानता जैसे मूल्य दिए जाते हैं वहाँ पर तो जो इंसान क्या होता है खुले होकर अपने विचारों से जो है अपनी दुनिया मतलब अपना क्रिएटिविटी, अपनी
गुण का, अपने ज्ञान का सबसे अच्छे से प्रयोग करता है। लेकिन साम्यवादी शासन में आज देखिए कि चाइना में किस तरीके से नागरिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। हालांकि सरकार जो है सिर्फ अपने आर्थिक मूल्यों पर ध्यान दे रही। चाइना का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि नागरिक अधिकार क्यों होने चाहिए, जो कुछ होने चाहिए वो सरकार को अधिकार होने चाहिए। और विकास के नाम पे आज भी सरकारें क्या है, लोग अलोकतांत्रिक कार्य करते हैं, जिससे लोगों में देखिए नेशनलिज्म एक ऐसा चश्मा है जिसको हम कई बार नहीं पहचान पाते। आप देखिए हिटलर और मुसोलिनी ने किस तरीके से पूरे जो है विश्व को प्रताड़ित किया। एक तरीके से इनके वजह से कितनी जो है अव्यवस्था हुई। उस समय क्या था, नागरिकों में जो है ये राष्ट्रवाद का ही भावना आया। इसी कारण जो है हिटलर और मुसोलिनी के उदय का ये मेन कारण माना जाता है। और विकासशील देशों में भी लोकतंत्र नहीं है। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पे जो है संविधान भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो इस्लामिक ग्रंथ के अनुसार चलता है। और आज भी मध्य एशिया के आप कंट्री ले लीजिए जहाँ पर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, जबकि लोकतंत्र की एक बेसिक मीनिंग है कि महिलाओं को जो है स्वतंत्रता समानता मिलना ही चाहिए। अब मध्य अफ्रीकी के जो है देश आप देखिए, वहाँ पर भी जो लोकतंत्र की कोई संकल्पना नहीं है। और जिस तरीके से वर्तमान विश्व में आतंकवाद और अलगाववाद की भावनाएं बढ़ रही हैं, सीरिया में देख लीजिए या फिर मध्य एशिया में देख लीजिए, इन सब तरीके की अगर भावनाएं बढ़ेंगी तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों के समझ चुनौती है। क्योंकि जो आतंकवादी ग्रुप हैं वो ये चाहते हैं कि उनका पूरे जो है समाज पे, पूरे विश्व पे शासन हो। अफगानिस्तान देख लीजिए कितना लगभग 40 वर्षों से युद्ध का पूरा अखाड़ा बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत में आप देख लीजिए नेशनलिज्म का जिस तरीके से प्रभाव है भारत के पूर्वोत्तर या फिर जो विभिन्न राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे, और इसके अलावा आतंकवाद की समस्या जम्मू कश्मीर में है। तो ये सब हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। और भारत में ही सरकार के द्वारा जो आधार कार्ड के माध्यम से नागरिकों के निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा रही हैं, ये भी एक चैलेंज है कि सरकार को जो है निजी जानकारी क्यों चाहिए। और भारत में अगर हमारे अधिकारों का शोषण होता है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं अनुच्छेद 32 के तहत या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम वहाँ पे जा सकें, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली है, जो कि एक निम्न वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवार उसका वहन नहीं कर सकता। आगे की राह क्या हो, देखिए हमें एक बैलेंस उत्तर देना है। भारत में डेमोक्रेसी बहुत अच्छे मॉडल पे है। अब चूंकि हम डेमोक्रेसी के टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हमें उसके सभी जो है एलिमेंट्स को, सभी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना ही होता है। और अब तक की जो ज्ञात शासन प्रणालियाँ उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेहतरीन मॉडल है। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कुछ चिंताएँ अवश्य हैं, जैसे सरकार के द्वारा निजी जानकारी लेना, लेकिन यह नागरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत का लोकतंत्र सूचकांक में 51वां स्थान पाना अत्यंत चिंताजनक है। फ्रेंड्स, निजी जानकारी लेना, जैसे सरकार मान लीजिए अगर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के तहत ही जानकारी ले रही, तो एक्चुअली वो हमारी सुरक्षा के लिए ले रही है, ताकि वो कोविड-19 से सरकार जो है फाइट कर सके अच्छे से। और इसके अलावा अगर आधार के माध्यम से जानकारी ली जा रही है, तो देखिए ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप कल्याणकारी राज्य की संकल्पना तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सरकार से आपको हर लाभ मिले, हर तरीके की जो सरकार की पॉलिसीज है उसका लाभ मिले। लेकिन अगर सरकार के पास आपका डाटा नहीं होगा, आपकी जानकारी नहीं होगी, तो सरकार आपको जो है कोई भी सुविधाएं कैसे दे सकती है। हालांकि जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस एक संस्था है, इसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें 165 देशों में भारत को 91वां स्थान मिलना काफ़ी चिंताजनक है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र को लेकर के अभी और सुदृढ़ता, अभी और विकास होने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, जो है क्रैक सीएससी का मतलब होता है, क्रैक मतलब निकालो, और सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको हम क्रैक